हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन पर। इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये वीडियो किस सब्जेक्ट की है। ये वीडियो है साइंस की और इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं लाइट टॉपिक। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश टॉपिक के हमने लगभग 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये टॉपिक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। साइंस में किसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है? ये फिजिक्स का। किसका है? फिजिक्स का। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी इसे बोला जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग क्या देखने के लिए करते हैं? क्या दिया हुआ है कि डेंटिस्ट अवतल दर्पण का प्रयोग क्या देखने के लिए करते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। दांतों का स्पष्ट प्रतिबिंब, दांतों का शोधित प्रतिबिंब, दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब और दांतों का ऊर्ध्व शीर्ष प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब। वो दांतों के विस्तृत प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिसारी भी बोला जाता है, क्योंकि इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, क्या होता है? इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो इन किरणों को फैला देता है। क्या करता है? वो इन किरणों को फैला देता है। तो ये जब दांतों को हम देखते हैं तो हमें किस तरीके का प्रतिबिंब दिखता है? इसका हमें विस्तृत प्रतिबिंब दिखता है। और दांतों में क्या समस्याएं होती हैं वो डेंटिस्ट को तुरंत पता चल जाती हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों कि तारों की जगमगाहट का कारण क्या है? मतलब तारे क्यों जगमगाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तारों की रोशनी का बिखरना, तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन, आयन मंडल से कई प्रतिबिंब, या फिर आकाश में तारों के कंपन की गति। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप सभी को पता होगा कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। कितना? बहुत दूर हैं तारे पृथ्वी से। तो जब इनके द्वारा जो पृथ्वी पर रोशनी आती है, इनके द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। कितना होता है? बहुत कम मात्रा में। क्योंकि आपने देखा होगा सूर्य की रोशनी में हमें सब चीज़ क्लियर दिखती है, लेकिन चांद की रोशनी में हमें नहीं दिखती। या फिर तारे देखते हैं, तारों की रोशनी में हमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है। इसकी रोशनी बहुत ही कम हमारे पास आती है। जब इसका प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में जो गैसें रहती हैं, वो गैसें इसका अपवर्तन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गैसें इसका अपवर्तन कर देती हैं, गैसें इसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो हमें तारे जो है वो जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। क्या होता है? तारे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में रहने वाली गैसें इसका प्रकाश का अपवर्तन कर देती हैं। इस वजह से हमें तारे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण से बनी छवि को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन से दर्पण से बनी छवि को? समतल दर्पण से। तो ऐसी छवि क्या कहलाती है? ऐसी छवि क्या कहलाती है? ऐसी छवि क्या कहलाती है दोस्तों? क्या वो वास्तविक छवि कहलाती है, उल्टी छवि कहलाती है, आभासी बिंब कहलाता है, या आदर्श छवि कहलाती है? तो दोस्तों जिसकी छवि हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगी वो हमें कैसी दिखेगी? आभासी इमेज बनेगी ना उसकी। जिसको स्क्रीन पर हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको हम इमेजिन ही करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
ये क्वेश्चन भी हम अभी पढ़ चुके हैं पहला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 2 बार ही पूछा गया है इसी चैप्टर में। क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दर्पण जिससे दांत की छवि बड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा दर्पण कौन सा होता है? ऐसा दर्पण कौन सा होता है? क्या वो अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या गोलाकार होता है? तो दोस्तों इसका हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण होता है। यूज दंत चिकित्सकों द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा अवतल दर्पण यूज किया जाता है। इससे हमें कैसी छवि दिखती है? दांत की विस्तृत छवि दिखती है, मतलब बड़ी छवि दिखती है। इतनी छोटी सी चीज की इतनी बड़ी छवि हमें दिखेगी। इसका उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग नाक को देखने के लिए भी किया जाता है और कान के आंतरिक भागों को देखने के लिए भी किया जाता है। नाक या कान से रिलेटेड कोई रोग होता है उसके लिए भी इसी दर्पण का यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हवा दृश्य नहीं है, क्यों? हवा दृश्य नहीं है क्योंकि लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है, न तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है, समुचित प्रकाश को परागमित करती है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यह पूर्णतः पारदर्शी भी होती है, यह न तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है, यह पूरे प्रकाश को अपने आप में से गुजर जाने देती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दोष वाले लोग जो होते हैं उनके द्वारा ब्रेल का उपयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का उपयोग कौन से दोष के लोगों को किया जाता है? अगर बिना ऑप्शंस पढ़े अगर आपको इससे पूछते हैं तो आप बिना ऑप्शंस देके भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होगा जो लोग जिनकी बिल्कुल आंख नहीं होती हैं, जो लोग नेत्रहीन होते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का। बाकी इन तीनों रोगों में हम अपनी दृष्टि को चश्मे के द्वारा, स्पेक्स के द्वारा भी करेक्ट करवा सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि यदि स्पेक्ट्रम के सभी रंग परावर्तित होते हैं तो वस्तु कैसी दिखेगी? अगर स्पेक्ट्रम के सभी रंग परावर्तित हो जाते हैं तो वस्तु कैसी दिखेगी? ऑप्शन हैं सफ़ेद, काली, धूसर और रंगीन। तो दोस्तों 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल से सारे रंग परावर्तित हो जाते हैं तो वो वस्तु कैसी दिखेगी हमको? सफ़ेद। और अगर किसी वस्तु में सारे रंग समा जाते हैं वो वस्तु कैसी दिखेगी हमें? काली। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिए, इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्या वो जुगनू है या वो विद्युत बल्ब है, लेजर है या मोमबत्ती है? तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं, क्या पूछा हुआ है? प्राकृतिक स्रोत। विद्युत बल्ब बनाया हुआ है, विद्युत बल्ब प्राकृतिक नहीं है, विद्युत बल्ब कृत्रिम है, लेजर भी कृत्रिम है और मोमबत्ती भी कृत्रिम है। ये तीनों चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। लेकिन जुगनू आप सभी लोगों ने देखा होगा, जुगनू को बनाया नहीं जाता, ये एक जीव होता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? प्रकाश का जुगनू इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम धातु के चम्मच के बाहरी हिस्से को किसी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखेगी। धातु चम्मच का बाहरी भाग किसका उदाहरण है? जब आप देखना, जब कोई चम्मच हाथ में ली हो उसके पिछले हिस्से को देखना, उसके पीछे हिस्से को देखना, तो वो छवि हमें उसमें, जब हम उसमें अपना फेस देखेंगे या उसमें कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो चीज़ हमें उल्टी दिखेगी उसमें। तो वो किस लेंस की तरह, किस दर्पण की तरह काम करता है? वो अवतल दर्पण की तरह या उत्तल दर्पण की तरह, आवर्धक लेंस के द्वारा या आवर्धक लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की
तरह वो काम करता है, क्योंकि उसमें हमें प्रतिबिंब हमेशा इमेजिनरी बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब इमेजिनरी बनता है। और कितनी भी बड़ी वस्तु को हम देखें, चम्मच में जब पीछे देखेंगे तो वो वस्तु की इमेज हमें बहुत छोटी दिखती है। छोटी किस दर्पण में दिखती है? उत्तल दर्पण में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोटर वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में परावर्तक किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलाकार दर्पण और समतल दर्पण। तो दोस्तों, जो व्हीकल्स में जो हेडलाइट लगी रहती है, जो व्हीकल्स में हेडलाइट लगी रहती है, वो किसका उदाहरण होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उदाहरण। क्योंकि अवतल इनमें जो मोटर वाहनों में हेडलाइट रहती है उसमें परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण काम करता है? अवतल दर्पण काम करता है। क्योंकि जब किसी वस्तु को दर्पण के पीछे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है, इमेजिनरी दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? बड़ा दिखाई पड़ता है, आभासी दिखाई पड़ता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना में वह क्षेत्र जहां कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? कहाँ पर? रेटिना में, जहां पर कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। क्या उसे गहरा बिंदु बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं या आइरिस बोलते हैं? दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको अंध बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है वो आंख का अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु कौन सा कहलाता है? आपने आंख देखी होगी, आंख में जो मध्य का भाग रहता है काला काला, इसको, ये मध्य बिंदु को अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को अंध बिंदु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखना है हमें। क्या देखना है? बड़ा देखना है और आभासी देखना है। तो दोस्तों, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो किसको करेक्ट करते हैं? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण की ये विशेषताएं हैं कि उससे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है और आभासी दिखाई पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक या दो गोलाकार सतहों वाला पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर लेंस। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस। इसकी दो गोलाकार सतहें होती हैं और ये पारदर्शी होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इतने क्वेश्चन हो चुके आपको, ये तो अब रट ही गया होगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल और अवतल। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल और अवतल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि जो लेंस, क्या दिया हुआ है, जो लेंस किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है उसे क्या कहते हैं? किनारे मोटे होते हैं और मध्य में पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये किस लेंस का साइन है? ये साइन है अवतल लेंस का। किसका साइन है? ये अवतल लेंस का साइन है। अवतल लेंस किनारों पर मोटा दिखता है और मध्य में पतला दिखता है। ये उत्तल लेंस का साइन है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला रहता है और मध्य में मोटा रहता है। समतल लेंस पूरा एक जैसा रहता है। कैसा रहता है? पूरा एक जैसा रहता है समतल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो किस कोण पर परावर्तित होगा? जब समतल दर्पण पर
प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो वह किस कोण पर परावर्तित होगा। तो क्या ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों इसके 90 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री। तो दोस्तों ये देखिए कोई समतल दर्पण है, जब इस पर लंबवत, ये कोई समतल दर्पण दिया हुआ है, इस पर लंबवत जब कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, मतलब इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि यही परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है वह होता है परावर्तन कोण के इक्वल। आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। और इसका जो इमेज बनती है वो अपने आकार से छोटी बनती है और सीधी बनती है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, गाड़ी में रियर व्यू देखने के लिए। कौन सा व्यू देखने के लिए करते हैं, कौन सा व्यू देखने के लिए करते हैं, रियर व्यू देखने के लिए भी यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप दूरस्थ स्थित बिंब किसी ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको अगर आप उत्तल लेंस की तरफ लेकर जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान ही रहेगा, बढ़ेगा, दोगुना हो जाएगा या घटेगा। दोस्तों पहले देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में छोटी वस्तु दिखाई देती है और वो बढ़ती जाती है। जब हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो वस्तु का साइज बढ़ता चला जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें कौन सी हैं। ऑप्शंस हैं बैगनी, लाल, हरी और नीली। दृश्य स्पेक्ट्रम में इनमें से कौन सी सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं। तो दोस्तों इसमें जब प्रिज्म में से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसमें से सबसे ऊपर रंग होता है बैगनी और सबसे नीचे रंग होता है लाल। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस रे की होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। लाल रंग की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशीय रूप से भिन्न 2 माध्यमों से गुजरता है तो क्या कहते हैं इसे अपवर्तन कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। जब प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशिक रूप से भिन्न 2 माध्यमों में से गुजरता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, किस माध्यम से, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना जो पाथ है, अपना जो रास्ता है, पथ है, उसको डाइवर्ट कर देती है, उससे विचलित हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। और अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, जब हम ये पानी का कोई बाउल रखा हुआ है, अगर इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं
तो ये अपनी जो इसकी जगह ओरिजिनल जगह होती है उस जगह से थोड़ी मुड़ी हुई, मतलब मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है। अगर ये छड़ी है तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये छड़ी हमें यहाँ से ये इस टाइप से तिरछी हुई दिखाई देगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विकिरण क्या है। क्या दिया हुआ है, विकिरण क्या है। ऑप्शंस हैं, यह द्रव्य में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, एक ही दिशा में ऊष्मा के प्रवाहित होने की क्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, या यह ठोसों में होता है, या यह एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा कि एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए, विकिरण के लिए। विकिरण क्या होता है, विकिरण क्या होता है, विकिरण होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विकिरण। इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जाने आने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी आसानी से जा सकती हैं, ये वैक्यूम में आसानी से जा सकती हैं। इसी कारण क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें सूर्य और अन्य तारों से चल के पृथ्वी पर चलकर आ जाती हैं। किस लिए आ जाती हैं, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर स्थित होने पर क्या होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देखना। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि जब दो समतल दर्पणों को समांतर रखते हैं तो इनमें दो प्रतिबिंब बनते हैं। एक एकल प्रतिबिंब बनता है, या परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या बनती है, या कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो दोस्तों अगर याद हो तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, इन्फिनिटी, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। तो अनंत प्रतिबिंब अनंत प्रतिबिंब वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या। जब दो मिरर सामने रखेंगे, हम दो समतल दर्पण सामने रखेंगे तो उनमें कितनी इमेज बनेंगी, अनंत इमेज बनेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपतित किरण, क्या दिया हुआ है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये समतल दर्पण है, ये कोई आपतित किरण है, ये कोई आपतित किरण है, ये कोई इंसिडेंट रे है। ये जो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दर्पण का सूत्र बताता है। ये एक इसकी विशेषता है कि जो आपतित कोण रहता है वही इक्वल होता है परावर्तन कोण के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है। प्रकाश को हम कैसे फील कर सकते हैं, प्रकाश को क्या उसमें कोई ध्वनि होती है, उपरोक्त दोनों होते हैं, दृष्टि होती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश को हम कैसे पता लगाते हैं, देखकर। प्रकाश को कैसे पता लगाते हैं, देखकर, मतलब दृष्टि से इसकी संवेदना होती है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है उत्तल दर्पण? ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब, या एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, या एक आभासी बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब मिलता है हमको? सीधा मिलता है, सीधा मिलता है, छोटा मिलता है और आभासी मिलता है। कैसा मिलता है? सीधा मिलता है, छोटा मिलता है और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।